हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डू यू नो में क्या आप जानते हैं का एक सेशन हम लोग स्टार्ट करके लाए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा सा एक टॉपिक या छोटी छोटी सी कुछ चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और उस पर बेस्ड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ उन छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। और साथ ही साथ उन छोटी छोटी चीजों में 5 से 10 मिनट में कुछ ऐसा कर लें जिससे एक नंबर हमारा फिक्स हो जाए, कम से कम एक नंबर हमारा फिक्स हो जाए। तो चलिए आज उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले केस स्टडी। दो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से रिलेटेड। चलिए, तो ये तो सबको पता ही है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जेआईबी सीआईबी का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पर कि कितने कम टाइम में हम कितनी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा टास्क है आज का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जयंती लाल, जो कि योर सेविंग बैंक कस्टमर है, आपकी बैंक ब्रांच में सेविंग बैंक कस्टमर है मिस्टर जयंती लाल जी। उन्होंने एक चेक इशू किया है। जो चेक इशू किया गया है वो किसके फेवर में किया गया, वो किया गया मिस्टर अशोक के फेवर में, जो कि नेगोशिएट किया गया है चेक टू मिस्टर राजू, और मिस्टर अशोक ने उसको नेगोशिएट कर दिया मिस्टर राजू को। अब आपकी ब्रांच में वो चेक रिसीव होता है क्लियरिंग फॉर पेमेंट के लिए, कि पेमेंट उसका आपको क्लियर करना है। बट आपको एक नोटिस मिलता है कि मिस्टर जयंती लाल, आपको एक नोटिस मिलता है कि मिस्टर जयंती लाल की जो डेथ है वो हो गई है। अब आप उस चेक का क्या करेंगे, ये आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है। चेक विल बी पेड एज एंडोर्सर इज अलाइव, क्योंकि जिसने एंडोर्स किया है मिस्टर अशोक ने, ये तो अलाइव है। भाई जयंती लाल तो फर्स्ट एंडोर उन्होंने चेक इशू किया था, लेकिन एंडोर्सर जो है वो तो जीवित है, तो चेक को पे कर देना चाहिए। चेक विल बी पेड इन नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल कोर्स में चेक क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चेक विल बी रिटर्न विद द रिमार्क दैट इट कैन नॉट बी पेड, हम चेक को रिटर्न कर देंगे एज अ बैंकर, और उस पर लिख देंगे कि भाई चेक जो है ना वो पे नहीं किया जा सकता, इसका अमाउंट पे नहीं हो पाएगा, या फिर हम चेक को सिर्फ रिटर्न कर देंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ये आप सोचिए। मैं केस फिर से समझाता हूँ। एक सेविंग बैंक कस्टमर है आपकी बैंक ब्रांच के, जयंती लाल, उन्होंने एक चेक इशू किया है। जयंती लाल ड्रॉर है एक चेक के मिस्टर अशोक के नाम पर, पेई कौन हो गया, मिस्टर अशोक, लेकिन मिस्टर अशोक ने उस चेक को एंडोर्स किया है मिस्टर राजू के नाम पर। अब मिस्टर राजू ने वो चेक लेके पहुंचे क्लियरिंग ऑफ द चेक की, लेकिन सेम टाइम पर आपको ये पता चला कि मिस्टर जयंती लाल की मृत्यु हो गई है, और चेक जब मिला है उसके पहले वो मृत्यु हो चुकी है। मान लो ऐसा मान लें, या बाद में हुई है, तो पता चल गया कि जब चेक आया आपके पास तब तक उनकी डेथ हो चुकी है। इस केस में क्या करना चाहिए, एज अ बैंकर आप चेक पे कर देंगे, क्योंकि एंडोर्सर जिसने एंडोर्स किया है वो तो जीवित है। चेक को नॉर्मल कोर्स में हमें क्लियर कर देना चाहिए, या चेक को हम रिटर्न कर देंगे, उस पर एक रिमार्क लिख करके कि ये पे नहीं किया जा सकता है, या फिर चेक को सिंपली हम रिटर्न करेंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा यहाँ पर कि जब चेक प्रेजेंट किया गया ना पेमेंट के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ द इशूअर, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉर, है ना, ड्रॉर जिसने इसको ड्रॉ किया है, बैंक शैल नॉट मेक द पेमेंट एंड द चेक हैज टू बी रिटर्न। और अगर ड्रॉर की डेथ हो जाती है तो फिर चेक हम क्या नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, और उस चेक को वापस लौटा देंगे। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स, पर्सन एक्स है कोई, एक्स वाई जेड कोई भी नाम ले लो आप, पर्सन एक्स ने ड्रॉ किया है चेक को इन फेवर ऑफ हिज कस्टमर बाय, मतलब जो एक्स है ये शॉपकीपर हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, वॉट एवर कुछ भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन एक्स है इन्होंने ड्रॉ किया है चेक को किसके फेवर में, कस्टमर बाय के फेवर में, जिसने एंडोर्स कर दिया इस चेक को इन फेवर ऑफ जेड, और जेड के फेवर में इसको एंडोर्स किया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया। बट अनदर पर्सन, एक दूसरा पर्सन जो है एल, ऑब्टेन द पेमेंट फॉर फॉर्जिंग द सिग्नेचर ऑफ जेड। अब पर्सन एल ने क्या किया, जेड के फोर्ज साइन कर लिए, नकली फोर्ज साइन कर लिए, नकली सिग्नेचर किए। अब द ड्रॉई बैंक जो अमाउंट पे करने वाला है, जिसको ऑर्डर देता है ना ड्रॉर, कि उसके अकाउंट, जिस अकाउंट में उसका, सॉरी जिस बैंक में उसका अकाउंट होता है, ड्रॉई बैंक मेक्स द पेमेंट विदाउट वेरीफाइंग द एंडोर्समेंट। अब क्या हुआ कि जो ड्रॉई बैंक था ना, उसने पेमेंट कर दिया बिना वेरीफाई के कि जो एंडोर्समेंट है वो सही है कि नहीं है। बाद में जेड को पता चला कि यार बैंक क्या है, लायबल है, क्योंकि उसने फोर्स एंडोर्समेंट जो था वो एल का, उसके बेसिस पर पेमेंट कर दिया। इस केस में क्या होना चाहिए, पेइंग बैंक हैज एक्टेड नेग्लिजेंटली हेंस लायबल। जो पेइंग बैंक है उसने नेग्लिजेंटली काम किया है, वो लायबल होगा। पेइंग बैंक शुड हैव आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द कलेक्टिंग बैंक फॉर ऑल द एंडोर्समेंट।
तो जो पेइंग बैंक है उसको कलेक्टिंग बैंक से सारा कंफर्मेशन लेना चाहिए, जितने भी एंडोर्समेंट है उन सभी का। पेइंग बैंक किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगा यदि पेमेंट अदरवाइज इन ड्यू कोर्स है। तो ड्यू कोर्स का मतलब होता है जब हमें ये पता चलता है कि किसी भी कारण से हम उस चेक को नहीं रोक सकते, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है। तो हमें नहीं लग रहा था कि उसको रोका जा सके, और बैंक क्या होगा, वो लायबल नहीं होगा। पेइंग बैंक शुड वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट जेन्युइन है कि नहीं है, ये पेइंग बैंक को कंफर्म करना चाहिए था। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ये एकदम सही होगा? केस समझ में आया? चेक को ड्रॉ किया एक्स ने, ठीक है, इसके फेवर में बाय, ये पहला पर्सन पे ही ये बना, इसने इसको एंडोर्स किया जेड के नाम पर, जेड के नाम की फॉर्जरी की एल ने, और चेक का अमाउंट ले लिया, पेमेंट करवा लिया और पैसा लेके भाग गया मान लो। अब ये जेड ने बाद में बोला कि नहीं भाई मैं तो आया नहीं था, फॉर्ज यहाँ पर क्या है, केस है, मैं इसमें किसी भी तरीके का जो पैसा है वो लेकर के रहूंगा, बैंक लायबल है। इस केस में क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पेइंग बैंक जो होगा वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट इन इज अदरवाइज इन ड्यू कोर्स है। उनको ये नहीं लगा बैंकर को कि इस चेक को रोका जाना चाहिए, इस चेक का अमाउंट पे कर देना चाहिए, उन्होंने पे कर दिया। दूसरी चीज, इसके अलावा भी बैंक के पास में यहाँ पर जो पेइंग बैंकर के प्रोटेक्शन है उसकी अब हम बात करते हैं। देखो, पेइंग बैंकर है वो डिस्चार्ज होगा लायबिलिटी से यदि फोर्स्ड एंडोर्समेंट इन फेवर ऑफ द पेई है, क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 85(1) में उनको दिया गया है। यदि फोर्स्ड सिग्नेचर है, पहली चीज तो जब हम एंडोर्समेंट की बात करते हैं ना, बैंक को पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए मैं मिस्टर हिमांशु ने एक चेक बनाया है, राइट, और इसको एंडोर्स कर दिया मिस्टर एक्स के नाम पर। अब ये मिस्टर एक्स की जगह कोई और भी चला गया तो बैंक आइडेंटिफाई कैसे चले करेगा? तो वहां पर जेन्युइननेस की कोई बात ही नहीं होती है। और यहाँ पर जो पेइंग बैंकर होता है उसको डिस्चार्ज करते हैं लायबिलिटी से, चाहे वो फोर्स्ड एंडोर्समेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रांट किया गया है सेक्शन 85(1) से। हाँ, जान करके नहीं किया गया, गलती से हो गया तो बिल्कुल डिस्चार्ज रहेगा। इन अनदर इंस्टेंसेज वेयर द ड्रॉअर सिग्नेचर इज फोर्स्ड, अगर मान लो ड्रॉअर के सिग्नेचर फ्रॉड होते या फॉर्ज होते ना, तो फिर बैंकर लायबल होता। लेकिन यहाँ पर बात थी किस चीज की, यहाँ पर बात थी सिर्फ किसकी, एंडोर्समेंट या फोर्ज एंडोर्समेंट की, तो उसमें तो फिर बैंक को अपन यहाँ पर लायबल नहीं करेंगे। चलिए, इसी के साथ सेशन को मैं एंड करता हूँ। ये हम लोगों का ऑलिव बोर्ड की और मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल की लिंक्स है, आप इनसे जुड़ सकते हैं, जल्दी से इन चैनल से जुड़ जाइए। नए बैचेस भी आ गए हैं, नया बैच, पहला न्यू बैच आया है, ये 25 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसमें डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी, आकर के आप लोग डेमो क्लासेस ले सकते हैं। बायलिंगुअल मीडियम बैच है ये। 29 को, सॉरी, अगर अपन देखें तो 30 अप्रैल तक ये सारे बैच कंप्लीट हो जाएंगे। एक इंग्लिश मीडियम बैच भी लेकर के आए हम लोग, ये 3 मार्च से JIB का बैच है, ये स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में डू यू नो के। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।